देखिए, मेरा एक तो कहना यह है कि अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं। अगर आप दोनों कान से सुनेंगे तो आपको भड़काऊ लगेगा। हम एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। इन लोगों को तमीज़ है नहीं, ये लोग बदतमीज़ हैं। ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। पॉलिटिकल में भी आप आ जाइए, कल राजनेता कोई ये सरकार में था तो वो सरकार से निकल के ये सरकार में आ जाता। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही और भड़काऊ भाषण पे आप जाइए मत। हाँ, रह गया अब कायदे का सवाल तो आईपीसी में आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। आईपीसी में उसकी कल में दी है, लेकिन उसके भड़काऊ भाषण पे कैसा है कि ये चीज़ों के लिए इन लोगों ने एक अलग से कायदा बनाना चाहिए कि इनके खिलाफ में ऐसे एक्शन करना चाहिए। This video is sponsored by Alisha Fashion Store, हैदरी रोड, मोमिनपुरा, नागपुर। तो विदर्भ दौरे में अमरावती के एडवोकेट नूरानी के साथ इस वक्त हम लोग हैं। इमरान नूरानी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो बाइज़्ज़त बरी नामी बुक सर मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब की ये लिखी हुई बुक है, इसे ज़रूर पढ़ें आप। और शुरुआत करते हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि लीगल अवेयरनेस हम अपनी कम्युनिटी में किस तरह से फैला सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए। पहली बात तो हमारी कम्युनिटी में लीगल अवेयरनेस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझाना जरूरी होगा कि आज आप लॉ फैकल्टी है, ये चीज़ें हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, और कम्युनिटी को ये चीज़ें चाहिए कि आप थोड़ा सा डरो। अगर आप दुनिया से नहीं डर रहे हो तो अल्लाह से डरो। और अल्लाह ने आपको ये चीज़ें बताई है कि जो झुक के चला, जो नम के चला, वो मुझे गमा। और अल्लाह ने वो चीज़ें तुम्हें बताई है, और तुम इसके लिए इंशाअल्लाह यही दुआ रखो अपने लिए कि हम जिसके सामने झुकेंगे अल्लाह हमारे को उतना ही चाहेंगे। कानून की जानकारी ना होना, उसके नुकसानात तो कहीं नज़र आते हैं हमें। अगर से हमें नॉलेज हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। एक्चुअली देखिए, नॉलेज का तो आज की तारीख में जो है, आज की डेट में, कि मुस्लिम कम्युनिटी अच्छा खासा भी पढ़ा लिखा हो रहा है, समझदार हो रहा है। उसे जो निकले थे अभी कायदे जो निकले थे ये सरकार के वक़्त में, उसे समझ में आया कि ये कायदे क्या है, हमारे खिलाफ में कि हमारे फ़ायदे में। उसके आंदोलन किए गए, सब कुछ किए गए। ये बाइज़्ज़त बरी नामी जो बुक है, इसमें 16 ऐसे मुस्लिमों की सच्ची कहानियाँ लिखी गई है जिनको केसेस में फंसाया गया, 10 साल, 5 साल, किसी को 12 साल जेल में रखा गया और उसके बाद में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और जेल में उनकी ज़िंदगी कैसे बीती, उसके बाद में जब वो छूट के आए, इस वक्त भी उन्हें क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, समाज में उन्हें कोई इज़्ज़त नहीं है, कहीं रोज़गार मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इतने साल जो उन्होंने ज़िंदगी जेल में बिताई, जबकि वो बेकसूर थे, साबित हो गया है ये, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं है, ना ही सोसाइटी में उनकी कोई इज्जत है। तो क्या कोई ऐसी स्कीम है या कोई कंपनसेशन मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को। इसके अंदर में एक चीज़ ये दाखिल कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में रीट दाखिल कर सकते हैं आरोपी कि हमें जब बेगुनाह रहने के बाद में, तो ये इनको जाना पड़ेगा पुलिस वालों के खिलाफ में कि बेकसूर होने के बाद भी इनको चार्जशीट बना के इनके खिलाफ भेजा गया, इनको इतने साल जेल में रखा गया। तो ये सिर्फ रीट पिटीशन के अंदर में एक दाखिल करके अपना पुलिस वालों के खिलाफ में दाखिल कर सकते हैं। तो उसमें उनको कंपनसेशन से लेकर सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन उन्हें केस फाइल करना पड़ेगा। तो केस फाइल करने के लिए भी सर बहुत बड़ी एक हिम्मत चाहिए उसे। तो ये चीज़ें हम लोग करते नहीं हैं। जब आप बता रहे हो कि हम बेगुनाह थे, हम 5-5, 10-10 साल जेल में रहे, हमको सोसाइटी में हमारे को इज्जत नहीं मिले, तो मैं बोलता हूँ ना, फाइट करो ना, आओ ना, लड़ो। आप क्यों डर रहे हो? है मदद करने के लिए। अरे मदद करने के लिए रहबर से बड़े बड़े अल्लाह जब हमारे साथ में है, तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं जरिया मिल जाएगा कि आपको वकील भी सपोर्ट दे देते हैं। तो अब वकीलों की बात की जाए तो अभी तक हमने जिन जिन एडवोकेट से मुलाकात हुई है, इसके अलावा और कुछ एडवोकेट को भी हम जानते हैं, तो उसमें 2 तरह के एडवोकेट होते हैं। एक होते हैं जो अपना प्रोफेशन मान के वो केस को सॉल्व करने के सिर्फ पैसे लेते हैं, और दूसरा एक एडवोकेट होता है जिसको दर्द होता है कम्युनिटी का, और किसी भी गरीब की वो मदद करने को हमेशा रेडी रहता है। तो जो नौजवान अगर से एडवोकेट बनना चाहते तो किस तरह का एडवोकेट उन्हें बनना चाहिए। इसमें एक सरकार की एक स्कीम चलती है लीगल एड सर्विस की। अगर गरीब बंदा कोई है, अगर आता भी है कोई एडवोकेट के पास में, देखिए एडवोकेट का आज का जरिया अगर उसके पास में इसके अलावा कोई दूसरा धंधा रहता नहीं। ये जो 2 साल हमारे कोरोना काल के गए, हमने वकीलों ने ये कोर्ट के अलावा दूसरा धंधा करे नहीं।
आज हमारी क्या परिस्थिति हुआ हमें पता है। अब रहेगा गरीब का सवाल, तो गरीब के लिए यहाँ लीगल एड सर्विस दी गई है कोर्ट के अंदर में, तो उनको वहाँ से प्रोवाइड हो जाता है वकील, एडवोकेट प्रोवाइड हो जाता है उनको, और वो वकील उनका पूरी आखिरी तक केस लड़ता है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। अब रह गया सवाल प्राइवेट वकीलों का, तो प्राइवेट वकीलों का एक्चुअली ऐसा है कि उनका जरिए जो ये कमाई है तो उनकी क्लाइंट के भरोसे है। आज वो अगर क्लाइंट से कम पैसों में काम करता है, ऐसा नहीं करता है, चल भाई तू गरीब है। अब रिसेंटली अभी मुझे 8-10 दिन पहले का किस्सा याद आ गया। मैं कोर्ट में ऐसी सडनली जल्दी आ गया था, मेरे पीछे एक एजेड आदमी हाथ में लेके वकील साहब करते हुए आया। वकील साहब ये देखिए क्या है, केस क्या है। मैं पढ़ा, मैं बोला आपने जो लोन लिया था उसकी केस दाखिल की हुई है, आप ऐसा करना पड़ता है आपको। अभी मैं बोला वकील पत्र दाखिल करके आपको देना पड़ता है, आपको इतने पैसे जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन वो बताया कि सर बोले मुझे कल ही ये नोटिस मिली है, आज मैं 200 रुपये लेके आया हूँ। तो मैं ठीक है, आप 200 रुपये लेके आए ना, तो ये मेरा जूनियर है, वो आपका पूरा काम कर देंगे, आप इनको 200 रुपये दे दीजिए। वो मैंने जूनियर को 200 रुपये दे दिया। आज मेरा जूनियर खुश हो गया, उसने काम कर दिया, उनको तारीख दिला दी। बोले वकील साहब बोले मैं बीच में आऊँगा ना आपको तारीख में। वो जब हाथ छोड़ के गया तो मैंने इतना मत करिए, यह हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आज आपका काम हो गया, नेक्स्ट डेट को आइए, आपका जवाब बना के हम दाखिल कर देंगे। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करना चाहिए, इससे बहुत सुकून और शांति मिलती है। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। कम से कम महीने में 2 से 3 ऐसी वीडियो तो वायरल हो ही रही है जिसमें गुस्ताखियाँ की जा रही है। तो क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों को सख्ती के साथ 1 साल 2 साल के लिए ज़मानत ना मिले, जेल में रहे? क्योंकि ऐसे कानून है, वैसे बताया जाता है कि यूएपीए है, एनएसए है, लेकिन ऐसे लोगों पे लगाया नहीं जाता है। जो सरकार का विरोध करता है, गवर्नमेंट का विरोध करता है, उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। देखिए मेरा एक तो कहना यह है कि अल्लाह ने हमें 2 कान दिए, अगर आप दोनों कान से सुनोगे तो आपको भड़काऊ लगेगा। हमें एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना। इन लोगों को तमीज़ है नहीं, ये लोग बदतमीज़ है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। पॉलिटिकल में भी आप आ जाइए, कल राजनेता कोई ये सरकार में था तो वो सरकार से निकल के ये सरकार में आ जाता। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही, और भड़काऊ भाषण पे आप जाइए मत। हाँ, रह गया अब कायदे का सवाल, तो आईपीसी में आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, आईपीसी में उसकी कल में दी है। लेकिन उसके भड़काऊ भाषण पे कैसा है कि ये चीज़ों के लिए इन लोगों ने एक अलग से कायदा बनाना चाहिए कि इनके खिलाफ में ऐसी एक्शन करना चाहिए। ये आपका बोलना बराबर। अगर से कोई पुलिस स्टेशन जाता है और कोई पुलिस इंस्पेक्टर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करे, मान लीजिए दिल्ली में किसी ने भड़काऊ भाषण दिया और कोई नागपुर के किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने जाता है, हमारे नौजवानों का एक ग्रुप, तो वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोलते नहीं, ये एफआईआर मैं नागपुर में नहीं लूँगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। जब एफआईआर ना ले तो उस वक्त क्या करना चाहिए फिर? उनसे लिख के लो, ऑन विच रीज़न यू हैव नॉट टू फाइल दिस एफआईआर रजिस्टर्ड फ्रॉम ओवर साइड। आप उनसे बिल्कुल लिखा के ले सकते हो, आपके राइट्स है उसके अंदर में। और उसके बाद में आप उनके जो सुपीरियर, जो पीआई है, उनके जो सुपीरियर है ऑफिसर, उनके पास में आप उनके लेके कंप्लेंट कर सकते हो। आपको 2 व्यू है इसके अंदर में। अगर पीआई, अगर पुलिस स्टेशन वाला कोई रिपोर्ट लेता नहीं है तो आप डायरेक्ट ही सीपी के पास में कंप्लेंट कर सकते हो। काफ़ी एनजीओस हमसे कनेक्टेड है, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी भी ये वीडियो देख रही होंगी इस वक्त। तो हमने जहाँ तक गौर किया है, एनजीओस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में या फिर धार्मिक संगठनों में, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी संगठन है, उसमें एक भी उनके जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उसमें लेकिन एक लीगल एडवाइज़र हमें नज़र नहीं आता। तो अगर से एक एडवोकेट लीगल एडवाइज़र के तौर पे इनके साथ जुड़ जाए, कोई भी एक एनजीओ हो, संगठन हो, तो कितने बेनिफिट उसके हो सकते हैं और क्यों ज़रूरी है ये? देखिए आज के डेट में तो मुझे ऐसा लगता है कि एनजीओ ने भी एक अपना बिजनेस बना लिया। इफ़ यू डोंट माइंड, जो एनजीओ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मैं उनके लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं जिनके साथ में जुड़ा, जैसा मैं अभी मसले आते हैं कि लड़की का ये करवा दीजिए, लड़के का ऐसा करवा दीजिए, हम मसले जब वो एनजीओ के पास में लेके जाते हैं, वो बोलते हैं हम तुम्हारा ऐसा करवा देंगे, हम तुम्हारा ऐसा करवा देंगे, हम इतने पैसे दें। एनजीओ मीन्स क्या है? आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, आपने एक लीगली जो बने हो। अब रह गया एडवोकेट का सवाल, तो उन्हें अब ऐसा लगता है, डर ऐसा हो गया है कि भाई एडवोकेट जब बीच में इंटरव्यू कर लेगा तो ये मैटर कोर्ट तक के चला जाएगा, और कोर्ट में जो मैटर जाना है वो हमारे थ्रू ही जाए, वो हमारे हिसाब से हम हमारा एडवोकेट रखें, हमारे हिसाब से उसको हम पैसे दें,
और एडवोकेट की फ़ीस अपनी अलग से हम दे नहीं सकते हैं। और अभी बीच में एक मसला आया था मेरे पास में, अमरावती का ही है, उसके अंदर में लड़की के डुप्लीकेट साइन मार के उसका खुला नामा बना के दे दिया गया। एक संस्था एनजीओ है, अब नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, सामने वाले लड़की को पता लगा, उनके भाई को पता लगा, घर वालों को पता लगा, उन्होंने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में एनजीओ के खिलाफ में, लड़की के खिलाफ में, जो विटनेस थे गवाह के खिलाफ में 420 का गुना रजिस्टर कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे काम भी ना करें, और जो ईमानदारी से काम करे, और रह गई वकील रहने की, तो एक आपका लीगल एडवाइज़र रहना चाहिए, उसको एक मंथली कोई पेमेंट आप उसकी फ़िक्स कर दीजिए कि भाई हमें आपका ऐसा ऐसा जरिया चाहिए, हमें ऐसे ऐसा आपका सपोर्ट चाहिए, आप आइए बात करिए, क्लाइंट है आप इनके सामने इंटरफेयर करिए, ये एनजीओ ने करना चाहिए। एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बाइज्जत बरी जो बुक है उसके नाम पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगे, बाइज्जत बरी। एक जज ने फैसला सुना दिया कि ये आज हम इसे बाइज्जत बरी करते हैं ये कारणों से। अब वो जब आता है अपने घर पे तो पूरे के पूरे समाज में क्या वो बाइज्जत बरी हो पाता है? क्या पुलिस वालों की नज़र में, या यूँ कहिए आज के ये जो मीडिया जो सब कुछ खुद ही फैसले सुना देता है, तो क्या मीडिया की नज़र में वो बाइज्जत बरी हो पाता है? क्योंकि इज्जत नहीं मिल पाती उससे। एक्चुअल जो आपने बुक दिए हो बाइज्जत बरी, साजिद के शिकार, बेशुरों की दास्तान, बाइज्जत बरी जब होता है तो उसको आखिरी में जज उसको आरोपी वर्ड ही लिखता है, उसको नाम से नहीं लिखा जाता है, उसको आखिरी तक के फैसले तक के आरोपी ही बोला जाता है। बाइज्जत बरी होने के बाद में हम उसको ये बोलेंगे आरोपों से आरोपी बाइज्जत बरी हो गया, आरोपों से, लेकिन वहाँ वर्ड उसको आरोपी है। पर मेरा कहना क्या है कि बाइज्जत बरी होने के बाद में सोसाइटी में आप आ रहे हो, आपको जब उसने सामने वाले ने इतना बड़ा सिक्का दे दिया, सोसाइटी आपको रहने नहीं दे रही, आप उनको बताओ कि आपके साथ में क्या हुआ, आपको क्यों केस में छोड़ा गया। हाँ, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये देखा हूँ, थोड़ा सा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में देखा हूँ कि बाहर निकलने के बाद में अरे मैं तो जेल में इतने साल रह के आया हूँ, उसकी दबंगाई और बढ़ाता है खुद की। मैं चाहता हूँ वो चीज़ें ना करे, वो ये चीज़ें सोचे कि नहीं मेरे पीछे मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मैं दबंगाई बढ़ा के क्या करूँगा, मैं तो आज इतने बड़े आरोपों से मुक्त हो गया। उससे क्या होता है कि जो समाज उसको प्यार भी करना चाहता है ना, तो उसको नफ़रत की निगाह से देखता है। तो ये दबंगाई करने से अच्छा है कि आप आ रहे हो, आप छुड़ गए हो, आप नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के रास्ते पे चलो, जमात में जा सकते हो जमात में जाओ, आपको दीन के जितने रास्ते मिलते उतने करो, लेकिन आपकी दबंगाई वापस से मत करिए। तो दबंगाई वाले जो बंदे होते हैं ये होते हैं खासकर क्रिमिनल केसेस वाले, लेकिन जो आतंक के आरोप में, जैसे कि इसमें जो ज़्यादातर केस है उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया, 10 साल के बाद 12 साल के बाद में रिहा कर दिया गया, तो इतने साल तक आतंकवादी के तौर पे उसको मीडिया ने दिखाया, लोगों के जहन बन गया कि ये आतंकवादी है। उनकी जो औलादें जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे उनको आतंकवादी का बेटा बेटी करके उनको बोला गया, काफ़ी परेशान किया गया, सोसाइटी में कोई उनकी इज्जत नहीं। तो ये मीडिया उन्हें आतंकवादी छूटने के बाद उन्हें आतंकवादी भी कहता है। मतलब मेरे इसमें जो वर्डिंग आया हुआ है आतंकवादी, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ, इसको एक वर्ड दिया हुआ है टेररिज्म। टेररिज्म आया कहाँ से? पहली बार टेररिज्म बना क्यों, इसके पीछे कहानी किसी को पता नहीं। यह हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और रह गया सवाल उनकी समाज में इज्जत नहीं देता है, ये नहीं देता है कि खुद के हाथ में कि खुद अब हम उसका बना। और मेरा कहना वही आता है कि एक क्रिमिनल बनने का ऐसा जरूरी नहीं कि क्रिमिनल ही बने, हो सकता है कि दीनी तालीम बने, दीनी तालीम से अच्छे इंसान बने, हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा कोई ऑफिसर बने। इसलिए हमारी इसमें पढ़ाई लिखा एजुकेशन, आप चाहूँगा कि आप एजुकेशन के लिए सबसे पढ़ेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हासिल हुई, से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए।